हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे यूनिट 19 दैट इज इमर्जिंग इश्यूज इन मार्केटिंग। दिस यूनिट इज पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट ऑफ MCO 06 MCOM सेकेंड ईयर इग्नू। इस वीडियो में हम पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कवर अप करेंगे। बिफोर वी बिगिन, इफ यू लाइक द वीडियोज दैट आई एम शेयरिंग, डू हिट द लाइक बटन. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. चलिए हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। मार्केटिंग के बारे में अब तक हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। यूनिट 1 में हमने ये देखा कि मार्केटिंग का जो प्रोसेस है उसमें मेनली 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें कि पहला स्टेप होता है एनालाइज करना मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ को। फिर हम अपना टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करते हैं और हम उस ऑडियंस के हिसाब से अपना मार्केटिंग मिक्स क्रिएट करते हैं एंड देन वी विल इम्प्लीमेंट एंड कंट्रोल इट। अगर हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है या फिर हमारे जो टारगेट्स हैं वो अचीव नहीं हो रहे हैं तो हम अपने मार्केटिंग मिक्स में चेंजेस भी ला सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो किया जाता है। इतने यूनिट्स हमने पढ़ लिया। अब इनमें काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स भी होते हैं मार्केटिंग में जो हमने प्रीवियस यूनिट्स में नहीं पढ़े, जैसे कि रिलेशनशिप मार्केटिंग हो गया, ग्रीन मार्केटिंग एक नया कॉन्सेप्ट है वो हमने नहीं देखा, सोशल मार्केटिंग क्या होता है, रूरल मार्केटिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है हम इस यूनिट में कवर अप करेंगे। तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट विल बी अबाउट रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो मार्केटिंग का जो बेसिक पर्पस होता है वो यही होता है कि एक स्ट्रॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाए रखना विथ अ कोर ग्रुप ऑफ कस्टमर्स। और आप किस तरीके से उनसे रिलेशनशिप बनाए रखोगे? बाय मेकिंग देम फील गुड अबाउट हाउ द कंपनी डज बिजनेस विद देम एंड बाय गिविंग देम सम काइंड ऑफ पर्सनल कनेक्शन टू द बिजनेस। ठीक है, तो उनके साथ अच्छे से रिलेशनशिप बनाए रखना। जो भी वो प्रोडक्ट को ऑर्डर करे आपसे, उनको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट आप डिलीवर करो, टाइमली डिलीवर करो और अच्छे से उनके साथ एक रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन करके रखो। तो इससे क्या होता है, इससे एक पर्सनल कनेक्शन बना रहता है और ये आप कोर ग्रुप ऑफ कस्टमर से ही करोगे। मेनली यहाँ पे हमारे स्टेक होल्डर्स आते हैं। ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स यानी कि इसमें आपके कस्टमर्स भी आते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, आपके सप्लायर्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और जो एड एजेंसीज है जिसके थ्रू आप एडवर्टाइजिंग वगैरह करते हो, तो ये सारे लोग जो है स्टेक होल्डर्स में आते हैं और इनके साथ हमें एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना के रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेन एम हमारा यही होता है कि अगर हम एक अच्छा नेटवर्क बना के रखेंगे, ठीक है, इसको मेनली हम मार्केटिंग नेटवर्क बोलते हैं। मार्केटिंग नेटवर्क यानी कि हम जो है हमारे साथ जो जो जुड़ा हुआ है, हम बस यहाँ पे बैठ के प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, हम बस प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, बट प्रोडक्ट को फाइनली कस्टमर तक पहुँचाने का काम जो है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो उन सब के साथ बहुत अच्छी तरीके से आप एक नेटवर्क बनाए रखोगे, एक रिलेशनशिप बनाए रखोगे। ठीक है, इन सब से आपका एक अच्छा मार्केटिंग नेटवर्क बनेगा। तो अगर आपका मार्केटिंग नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा तो आपका ही उसमें फ़ायदा है, प्रॉफिट जो होगा वो आप ही को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम डिफरेंट तरीके के मार्केटिंग प्रोग्राम्स वगैरह रखते हैं ताकि जो है लॉयल्टी, कमिटमेंट टुवर्ड्स योर कंपनीज प्रोडक्ट एंड सर्विस वो जो है वो बिल्डअप होता चला जाए। रिलेशनशिप मार्केटिंग प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं तो इसमें डिफरेंट तरीके के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम जो है रिलेशनशिप किससे बनाना चाहते हैं? विद अ कोर ग्रुप ऑफ कस्टमर से। ठीक है, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इन लोगों को, ये कस्टमर्स कौन है, इनका जो है डेटा वगैरह हमारे पास होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ऐसे लोग कौन है। We will identify and build a database of potential and present customers। ऐसे present customers जो कि हमारे कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं और जो potential customers हैं जो कि हमारे लिए वैल्यूएबल बन सकते हैं, ऐसे कस्टमर्स का हम एक डेटाबेस तैयार करेंगे। तो इन डेटाबेस में क्या होगा, हम मेनली उनके नाम, इन्फॉर्मेशन और उनके लाइफस्टाइल, वो किस तरीके का लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, ये सारा चीज़ें जो हैं हम अपने डेटाबेस में ऐड ऑन करते चले जाते हैं। हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, वी विल डिलीवर डिफ्रेंशिएटेड मैसेजेस टू टारगेट ऑडियंस। यानी कि डिफ्रेंशिएटेड मैसेजेस अब यहाँ पे हम डिलीवर करेंगे। डिफ्रेंशिएटेड मैसेजेस यानी कि हमने जिन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया है वो जो है डिफरेंट तरीके का लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, डिफरेंट रीजन से हैं, डिफरेंट तरीके के खान पान है उनका। तो
डिफरेंट ज्योग्राफी से हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप एक तरीके का ऐड नहीं बना सकते, है ना। आपको कभी कभार डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता है, या फिर आपके ब्रांड एम्बेसडर्स डिफरेंट होने चाहिए। तो इस तरीके के आप प्लस आप जो मीडिया चूज़ करते हो वो भी आपको ध्यान से चूज़ करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे एडवर्टाइजिंग अपने टारगेट ऑडियंस को देखकर ही आप उसको प्रेजेंट करोगे। अपना जो एडवर्टाइजमेंट है दैट विल बी बेस्ड ऑन योर टारगेट ऑडियंस। यहाँ पे याद रखना कि जितना प्रिसाइज टारगेटिंग होगा वहीं उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा आपके मैसेज का, यानी कि आपको अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही आपका मैसेज बनाना है, यानी कि आपका एडवर्टाइजिंग जो है वो टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, तभी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। थर्ड जो स्टेप है दैट इज ट्रैक द रिलेशनशिप टू मेक मीडिया एक्सपेंडिचर मोर इफेक्टिव एंड मेजरेबल, यानी कि फाइनल स्टेप में हम सिंपल एक एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें जो है सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, हमने इतने सारे एफर्ट्स करे, वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, इट विल रिजल्ट इन सेल्स। हमारा जो सेल्स जो है वो कितना हुआ, हमारे प्रोडक्ट कितना बिका, उसके फिगर से हमें पता लगेगा कि हमारा ये सारा जो है प्रोग्राम ये सक्सेसफुल हुआ भी है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ हम सिंपली ट्रैकिंग करेंगे उन सब चीज़ों की, और हम ये देखेंगे कि क्या हमारा सक्सेसफुल जो हमारे टारगेट्स हमारी कंपनी ने सेट किए हैं क्या वो अचीव हुआ है कि नहीं। अगर नहीं अचीव हुआ है तो हम डिफरेंट तरीके के मेथड्स वगैरह अपनाएंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके हुए एलिमेंट्स ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग। 3 है। सिंपली सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये लोग जो हैं पोटेंशियल और प्रेजेंट कस्टमर्स का आप एक लिस्ट बनाओगे, ठीक है, फर्स्ट वाले स्टेप में। सेकेंड स्टेप में यू विल डिलीवर डिफरेंशिएटेड मैसेजेस, यानी कि अपने टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग आप एड्स बनाओगे। थर्ड में आप सिंपल ट्रैक करोगे कि वो जो रिलेशनशिप है, जितना भी आपने पैसा खर्चा किया इन सब कामों में, वो सब चीज़ें सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं, और वो सक्सेसफुल आपको सेल्स रिजल्ट से पता लगेगा। नेक्स्ट वी विल सी द रोल ऑफ सेल्स फोर्स इन रिलेशनशिप मार्केटिंग। जो सेल्स फोर्स होते हैं, कंपनी ने जो है सेल्समैन वगैरह लगा रखे होते हैं, तो उनका क्या रोल है रिलेशनशिप मार्केटिंग में। उनका एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो जो है कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो जो है कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, और कंपनीज जो होते हैं अपने सेल्स फोर्स को बार बार ये बोलते हैं कि यू शुड प्रैक्टिस रिलेशनशिप मार्केटिंग, यानी कि आपको जो है अपना जो भी कस्टमर आएगा चल के आपके पास सामान लेने, आपको उसके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनानी है, ठीक है। एक सिंबॉलिक पार्टनरशिप आपको उनके साथ बनाना है। सिंबॉलिक पार्टनरशिप यानी कि आपको अपने कस्टमर के सामने यू शुड प्रेजेंट योर सेल्फ एज अ सोल्यूशन प्रोवाइडर, ठीक है। ऐसा कस्टमर को लगना चाहिए कि भाई वो जो है कुछ दिक्कतों के साथ आए हैं, कुछ नीड्स के साथ आए हैं, ठीक है। आपको एक सोल्यूशन देना है उनके नीड्स का, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ आप अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप बहुत अच्छे से उनके साथ डील करके एक सिंबॉलिक पार्टनरशिप बना सकते हो, और एक प्रॉपर तरीके का रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप जो है आप उससे बना सकते हो। और इसको रिलेशनशिप मार्केटिंग बनाने का फ़ायदा ऑब्वियसली यही होगा कि कस्टमर जो है खुश रहेगा आपकी कंपनी से, बार बार आपसे ही प्रोडक्ट्स खरीदेगा, और आपका जो है वो प्रॉफिट बनता चला जाएगा। रिलेशनशिप मार्केटिंग में कंपनी का जो वेबसाइट होता है वो भी एक इंटरेस्टिंग टूल है, जहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को, ठीक है। इंडिविजुअल्स जो है कंपनी के वेबसाइट में आके अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देख सकते हैं, आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो किस तरीके से यूज़ करना है, क्या है वो सब जो है सब आपके वेबसाइट में उनको प्रोवाइडेड होना चाहिए। प्लस अगर उनके कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसका सोल्यूशन वेबसाइट में नहीं है, तो वो आप इस तरीके का अपना वेबसाइट बनाओगे कि वो वहाँ पे अपने प्रॉब्लम्स को डाल सके, ताकि आप जो है आइडेंटिफाई कर सको कि इनको हमें सेल्स कॉल, पर्सनल सेल्स कॉल आप इनको प्रोवाइड करा पाओ, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके से जो है सेल्स फोर्स को बोला जाता है कि आप जो है रिलेशनशिप मार्केटिंग करोगे, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाने की कोशिश करोगे विथ ऑल द कस्टमर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशनशिप मार्केटिंग इन डायरेक्ट मार्केटिंग। जो डायरेक्ट मार्केटिंग होता है वहाँ पे कंपटीशन का लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे डिफरेंट कैटलॉग रिटेलर्स जो होते हैं वो अपना कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ कुकवेयर कैटलॉग्स होंगे, उसमें आप देखोगे कि डिफरेंट तरीके के रेसिपीज़ आते हैं, डिफरेंट नए नए मेन्यूज़ वो
प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है वो अपना कंटेंट पे यहाँ पे ध्यान देंगे। कुछ जैसे क्लोथिंग का कैटलॉग हो गया, वहाँ पे डिफरेंट तरीके के नए नए इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल एक सिल्क साड़ी का अगर कैटलॉग आप देखोगे तो उसमें सिल्क फैब्रिक कहाँ से उन्होंने वो सोर्स करके लाए, किस तरीके से उन्होंने उस साड़ी को बनाया, ये सारा इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे आपका दिया जाता है। तो ये सारा जो है एक तरीके से थोड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट लाने के लिए, ठीक है, अपने कस्टमर्स से ज़्यादा इम्पैक्ट लाने के लिए उनसे ज़्यादा आप इंफॉर्मेशन दोगे, तो एक तरीके से ये भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग एंड दिस इज़ बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बोथ मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज द सर्विस प्रोवाइडर्स। फिर हम देखेंगे रिलेशनशिप मार्केटिंग इन रिटेलिंग, ठीक है। रिटेलिंग में पहले कैसे होता था, पहले जो था आपको रिटेलर्स को जो है पूरा रिटेलिंग एक्सपीरियंस, यानी कि आप किस तरीके का एक रिटेल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराते हो अपने कस्टमर को, उसको मॉनिटर करना पड़ता था, कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं वो सब आपको ध्यान देना पड़ता था। बट आजकल जो है, आजकल जो बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गया है, हम डेटाबेस वगैरह बनाने लग गए कस्टमर का, तो इससे जो है हमें आसान हो गया है कस्टमर को ट्रैक करना, ठीक है। अगर हमें अपने कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन देना होता है, अब हम जल्दी से उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कि हम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में वगैरह जाते हैं, वहाँ पे जब हम चेकआउट करते हैं तब देखा होगा आपने कि वो हमारा मोबाइल नंबर मांगते हैं ना। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो भी प्रमोशन ऑफर्स वगैरह होते हैं, नए नए ऑफर्स निकलते हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्चेस होते हैं, उन सब का इन्फॉर्मेशन जो है हमारे फ़ोन पे वाया SMS जो है वो भेजते रहते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग दैट इज़ हैपनिंग इन रिटेल। हम पढ़ेंगे अबाउट मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज यानी कि पहले जो होता था, पहले सारा का सारा मार्केटिंग थियरी जो है वो फिजिकल प्रोडक्ट से रिलेटेड होता था। फिजिकल प्रोडक्ट्स यानी कि जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, जैसे सोप हो गया, कार हो गया, ऐसे टेंजिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है, टेंजिबल चीज़ें जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब पे बेस्ड होता था हमारे सारे मार्केटिंग थियरीज। उसके बाद धीरे धीरे क्या आया, धीरे धीरे हमारा सर्विसेज आया। जो सर्विस सेक्टर है वो धीरे धीरे ग्रो होने लगा, डिफरेंट कंपनीज जो है वो सर्विस ओरिएंटेड होने लग गई, ठीक है। और प्लस ये सर्विस सेक्टर जो है हमारे GDP में भी ह्यूज कंट्रीब्यूटर है। तो लोगों ने देखा, कंपनीज ने देखा कि भाई सर्विस में जो है, सर्विस में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ें हैं। डिफरेंट सर्विसेज यानी कि फॉर एग्जांपल फाइनेंस सेक्टर की अगर हम बात करें, जो बैंकिंग होता है, बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो कि पूरा का पूरा इकोनॉमी को चला ही रहा है, प्लस वो एक सर्विस इंडस्ट्री है, ठीक है। और रिसेंटली आप अगर देखोगे कितना ज़्यादा चेंज आ गया है जब से ये कंप्यूटराइज्ड सब कुछ हो गया है, बहुत ही ज़्यादा चेंजेस आ गया है पूरे के पूरे बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ई-कॉमर्स को, इकोनॉमी को, पूरा के पूरा इंटरनेट को वो क्या कर रहा है, वो डोमिनेट कर रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट वेरियस कैटेगरीज ऑफ सर्विस मिक्स। तो एक कंपनी जो होता है वो डिफरेंट तरीके के सर्विसेज ऑफर करता है, ठीक है। एंड 5 कैटेगरीज ऑफ ऑफरिंग होते हैं मेनली एक कंपनी जो ऑफर करते हैं। वो कौन से 5 कैटेगरीज है एक बार हम देख लेते हैं। जो पहला कैटेगरी है दैट इज़ ऑफ प्योर टेंजिबल गुड्स ओनली, यानी कि यहाँ पे खाली आपको टेंजिबल गुड्स ही मिलेगा, यानी कि खाली यहाँ पे टूथपेस्ट मिलेगा, सोप मिलेगा, ऐसे तरीके के खाली प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी तरीके का सर्विसेज इन्वॉल्व नहीं होगा। जो सेकेंड कैटेगरी है दैट इज़ टेंजिबल गुड्स विथ अकम्पनिंग सर्विसेज, यानी कि यहाँ पे टेंजिबल गुड्स भी होगा और कुछ ना कुछ सर्विसेज भी यहाँ पे होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक कार की बात करें, मारुति का एक कार है, वो कार जो है एक टैंजिबल प्रोडक्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपको इसके साथ क्या कंपनी सर्विसेज मिलता है, आपको मेंटेनेंस मिलता है, वारंटी मिलती है, फ्री सर्विसेज मिलता है, तो इस तरीके के आपको डिफरेंट सर्विसेज मिलते हैं। तो ये सेकंड कैटेगरी, यहाँ पे आपको टेंजिबल गुड भी मिल रहा है और उसके साथ साथ आपको क्या मिल रहा है, आपको सर्विसेज भी मिल रहा है। जो थर्ड कैटेगरी है आपका दैट इज़ योर हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी कि ये 50-50 यहाँ पे हिसाब रहता है। यहाँ पे 50% जो है वो गुड्स रहता है और 50% क्या रहता है, यहाँ पे सर्विसेज रहता है। जैसे कि आप अगर रेस्टोरेंट में जाओ, रेस्टोरेंट में बोथ आपको फूड भी मिलेगा और आपको क्या मिलेगा, आपको उनका सर्विस मिलेगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड ऑफरिंग। जो फोर्थ कैटेगरी है हमारा दैट इज where major service is accompanied with minor goods and services, ठीक है। यहाँ पे मेजर कोई सर्विसेज होगा
आप अवेल करोगे कोई मेजर सर्विसेज, उसके साथ आपको छोटे छोटे गुड्स और सर्विसेज मिलेंगे। इसका एक एग्जांपल है जैसे कि एयरलाइंस। एयरलाइंस जो है वो एक मेजर सर्विस प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। आपको एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है तो आप प्लेन से जाओगे, आप एयरलाइंस से जाओगे, और उसमें जाने का आपको फ़ायदा क्या क्या मिलेगा। कभी कभार आपको फ्री फूड मिलता है, ड्रिंक्स मिलते हैं, मैगजीन्स मिलते हैं और अदर डिफरेंट तरीके के फैसिलिटीज़ भी मिलते हैं इन डिफरेंट एयरपोर्ट्स। तो यहाँ पे जो हो गया आपका मेजर सर्विस एक रहेगा, दैट इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन, एंड अकम्पनिंग माइनर गुड्स एंड सर्विसेज भी आपका रहेगा। जो लास्ट है ऑफरिंग, काइंड ऑफ ऑफरिंग, दैट इज योर प्योर सर्विसेज, यानी कि यहाँ पे खाली सर्विस ही होगा, यहाँ पे किसी भी तरीके का गुड्स जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता है हमारा इंश्योरेंस, बैंकिंग, बेबी सिटिंग, हेयर कटिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं प्योर सर्विसेज का एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर हम कैटेगरीज ऑफ सर्विस मिक्स की बात करें तो 5 तरीके के ऑफरिंग एक कंपनी प्रोवाइड करा सकता है। पहला तो एकदम प्योर टैंजिबल गुड्स, सेकंड टैंजिबल गुड्स प्लस सर्विसेज, यहाँ पे थर्ड है हाइब्रिड जहाँ पे 50-50 रहता है, 50% जो है सर्विस रहेगा आपका, 50% गुड्स का रहेगा। फोर्थ जो है वहाँ पे आपको मेजरली सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा बट आपको थोड़े थोड़े आपको गुड्स एंड सर्विसेज भी मिलेगा। एंड फाइनली जो फिफ्थ कैटेगरी है दैट इज ऑफ प्योर सर्विसेज, यानी कि यहाँ पे खाली सर्विसेज है, किसी भी तरीके का गुड्स जो है वो नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर सर्विस फर्म्स। हमने जो है 4 P's गुड्स की अगर हम बात करें तो हमने 4 P's के बारे में पढ़ा हुआ है। उसके अलावा अगर हम सर्विसेज की बात करें यहाँ पे एडिशनल 3 P's आते हैं जो कि सर्विस जो सेक्टर है उससे कंसर्न्ड है। Here the first P stands for physical evidence, second is for processes and the third one is for people। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा सर्विस इंडस्ट्री जो है वो लोगों से चलता है, तो लोगों का सिलेक्शन, ट्रेनिंग और उनको मोटिवेट करके रखना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो प्रॉपर तरीके का कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो प्रोवाइड करा सके। ऑल्सो कंपनी जो है एक फिजिकल एविडेंस प्रोवाइड कराना चाहती है अपने प्रोडक्ट्स का, जैसे कि अगर जैसे बैंक्स हो गया, बैंक्स जो है वो डिफरेंट तरीके के एटमॉस्फियर जो है प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है, वे जो कि उनके क्वालिटी ऑफ सर्विस को दिखाता है। तो इस तरीके से जो कंपनीज हैं दे ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर सर्विस क्वालिटी थ्रू फिजिकल एविडेंस। इसके अलावा डिफरेंट तरीके के प्रोसेसेस होते हैं। फर्म्स जो है डिफरेंट प्रोसेसेस चूज कर सकते हैं अपने सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए। जैसे बैंक्स हो गया, बैंक जो होता है वो ATMs को इंस्टॉल कर लेते हैं और टेलर सिस्टम जो है उसको इंस्टॉल करते हैं। पासबुक आप लेके जाओगे तो पासबुक प्रिंट करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन्स लगे होते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब जो है एक तरीके के प्रोसेसेस है। वो प्रोसेसेस को, वो सर्विस को किस तरीके से डिलीवर करा रहे हैं अपने कस्टमर तक। एंड एवरीथिंग इज रिलेटेड टू पीपल। ठीक है, हर चीज़ जो है पीपल, लोग जो है, लोग ही यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। इसलिए आपको अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर एक तो ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, क्योंकि सर्विस ओरिएंटेड है तो यहाँ पे ट्रेनिंग प्रॉपर देना, लोगों से किस तरीके से कामली बात किया जाए, ये सब चीज़ों का ट्रेनिंग, प्लस आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके बारे में पूरा नॉलेज आपको उनको देना पड़ेगा। और फाइनली आपको उनको मोटिवेट करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे तो वो आगे आपके जो कस्टमर्स हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से डील कर पाएंगे। सो दीज आर ऑल द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज फॉर सर्विस फर्म्स, जहाँ पे 3 तरीके के P's होते हैं। ठीक है, 3 P's होते हैं, जिसमें पहला हो गया फिजिकल एविडेंस, सेकेंड वन इज प्रोसेस एंड द थर्ड वन इज पीपल। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मार्केटिंग ऑन द इंटरनेट। आजकल स्मार्टफोन्स वगैरह आ जाने से इंटरनेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम लेटेस्ट मीडियम की बात करें जो कि कंपनीज यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर प्रमोशन एक्टिविटीज़, दैट इज़ यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इंटरनेट जो है, व्हाट इज़ इंटरनेट? इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम एक्सचेंज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट की मदद से। हम पूरी दुनिया में कहीं पे भी, हम यहाँ पे बैठ के USA के लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन, मेल्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है। ठीक है, एक इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर्स का, डिफरेंट कंप्यूटर्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं
वर्ल्ड वाइड जो कि एक दूसरे से क्या कर रही हैं, इंफॉर्मेशन का रिसीव और सेंड, यानी कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है, और कम्युनिकेशन चल रहा है उनके बीच में। तो दैट इज़ योर इंटरनेट। इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेटिंग थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। तो ये जो है यहाँ पे जो है हमारी कंपनीज जो है इंटरनेट की मदद से क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से डिफरेंट फीचर्स जो होते हैं इंटरनेट के, वो सारे फीचर्स वो यूज़ करके अपने प्रमोशन में वो उसका इस्तेमाल करते हैं। जो डिफरेंट फीचर्स है दैट इंटरनेट ऑफर्स आर एज फॉलोज। जो पहला सर्विस है दैट इज़ योर ईमेल। ईमेल का जो सर्विस होता है वो है पहला फीचर विच अलाउज यूजर्स टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। ईमेल की मदद से आप कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी किसी कंट्री में भी किसी को भी आप ईमेल भेज सकते हो अगर आपको उनका मेल आईडी पता हो तो। सेकेंड फीचर जो है दैट इज़ योर यूज़नेट। यूज़नेट जो होता है दे आर डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं, न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स होते हैं सिमिलर टू दोज ऑफर्ड बाय ऑनलाइन सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे डिस्कशंस होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड टाइप होता है इन यूज़नेट। जो थर्ड वन है दैट इज़ योर टेलनेट। टेलनेट जो होता है वो एक ऑनलाइन डेटाबेस रहता है, ठीक है। उसमें लाइब्रेरी कैटलॉग्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स होते हैं एट हंड्रेड्स ऑफ कॉलेजेस एंड पब्लिक लाइब्रेरीज, ठीक है। तो एक तरीके का ऑनलाइन डेटाबेस हो गया जो कि कॉलेजेस और पब्लिक लाइब्रेरी में होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। जो फोर्थ फीचर है दैट इज़ योर FTP एंड HTTP। यहाँ पे FTP जो है इट स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या और HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब ये क्या है, इनका यूज़ क्या है, इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम फाइल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द एबिलिटी टू ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स फ्रॉम वन मेन फ्रेम कंप्यूटर टू द अदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है FTP या HTTP इनकी मदद से जो है हम एक फाइल को अपने कंप्यूटर से किसी और के कंप्यूटर में जो है हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो फिफ्थ फीचर है दैट इज़ योर क्लाइंट सर्वर। इट अलाउज फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ फाइल्स फ्रॉम वन मेन फ्रेम कंप्यूटर टू द अनदर। क्लाइंट सर्वर की मदद से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फाइल्स फ्रॉम वन मेन फ्रेम कंप्यूटर टू द अदर। जो नेक्स्ट है, जो सिक्स्थ वन है दैट इज़ योर गोफर। दैट व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट रिट्रीवल सिस्टम यूज टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। एक डॉक्यूमेंट रिट्रीवल सिस्टम है ये। आपको किसी भी फीचर, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वो इसकी मदद से जो है सर्च कर सकते हो। देन नेक्स्ट यू हैव वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। इसका यूज़ क्या है? इट एनेबल्स वन टू यूज़ कीवर्ड्स इन स्पेसिफिक डेटाबेस एंड रिट्रीव फुल टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। आप कुछ कीवर्ड की मदद से पूरे डेटाबेस में से जो आप जो है इंफॉर्मेशन को जो है रिट्रीव कर सकते हो। एंड फाइनली यू हैव द वर्ल्ड वाइड वेब दैट इज़ WWW। डज मच the same thing as a Gopher and WAIS यानी कि Wide Area Information Server but combine sound, graphic images, videos and hypertext on single page, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप वीडियो, साउंड, ग्राफिक्स, इमेजेस, इन सब को भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स हैं जो आपको इंटरनेट पे मिलता है। अब ये सारे फीचर्स जो है हमारे मार्केटर्स जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर देयर प्रमोशन एक्टिविटीज। तो एक सक्सेसफुल इंटरनेट प्रोग्राम आपको बनाने के लिए, इंटरनेट का आपको फुल्ली यूटिलाइज करने के लिए कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके वेब पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। वेब पार्टिसिपेंट्स में दो यूज़र्स आते हैं। पहला आपका है एडवर्टाइजर्स जो कि अपना प्रोडक्ट जो है सेल करना चाहते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके के एडवर्टाइजर्स होते हैं, वो डिफरेंट तरीके के इंटरनेट प्रोवाइडर्स की मदद से क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को, अपने वेबसाइट वगैरह वो डेवलप करके अपने प्रोडक्ट को वो डिस्प्ले करते हैं। फिर हमारे आते हैं यूज़र्स। अब यूज़र्स जो होते हैं वो कोई भी हो सकता है, किसी भी कंट्री में बैठा हो सकता है, किसी भी स्टेट में बैठा हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है उनको प्रोफाइलिंग करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। फीमेल्स है, वो मेल है, जेंडर आपको कुछ पता नहीं रहता कि यूज़र्स कौन कौन है। स्टिल एग्जैक्ट प्रोफाइल हमें पता नहीं रहता, डिफ़िकल्ट होता है उसको ऑब्टेन करना, बट मार्केटर स्टिल जो है दे रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द पोटेंशियल फॉर कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर्स। देन नेक्स्ट आपका आता है वेब ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा किसी भी कंपनी का, कि हमारा प्रोडक्ट सेल हो, ठीक है। तो यहाँ पे जनरेट सेल्स, अगेन अगर इंटरनेट प्रोग्राम अगर वो डेवलप कर रहे हैं, यहाँ पे भी उनका मेन एम रहेगा कि हमारा सेल जो है वो मैक्सिमम हो।
अगर हम वेब स्ट्रैटेजीज़ की बात करें, डिफरेंट तरीके के वेब स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो हमारी कंपनी यूज़ कर सकती है, जैसे कि एक वेबसाइट बनाना, प्रॉपर तरीके का वेबसाइट बनाना जिसमें कि एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाए अबाउट द कंपनी एंड अबाउट द प्रोडक्ट्स को आप किस तरीके से यूज़ करोगे, कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कौन कौन से कंट्रीज़ में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसमें क्या क्या चीज़ों से वो बना गया। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं आप जो है अपने वेबसाइट पे प्रोवाइड करा सकते हो। नेक्स्ट, आप बैनर वगैरह की मदद से भी अपने एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। वेबकास्टिंग जो होता है, वेबकास्टिंग एक नई चीज़ है। नंबर ऑफ कंपनीज आर नाउ एक्सपेरिमेंट विद द स्ट्रैटेजी ऑफ वेबकास्टिंग, जो कि जिसमें अगेन जो है वो एडवर्टाइजिंग में ये सब जो है वो काम आता है। नेक्स्ट, हम ऑडियंस मेजरमेंट करेंगे। ऑडियंस की अब आप मेजरमेंट कैसे करोगे कि आप जो है आप इतना मेहनत कर रहे हो, उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, वो आपको किस तरीके से पता लगेगा। आप जो है डिफरेंट तरीके के सर्वेस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। सर्वेस यानी कि क्वेश्चनेयर्स कभी कभी आते हैं। आप जैसे कोई भी वीडियो देखोगे बीच में आपको दिखेगा कि सर्वे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के सर्वेस आप करवा सकते हो। पीसी मीटर एक रहता है। पीसी मीटर जो है वो एक मीटरिंग सर्विस है which measures how much time computer users spend at their machine, ठीक है। और वो किस तरीके से कितनी देर तक अपने कंप्यूटर में जो है यूज़र्स लॉग्ड इन रहते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर वो यूज़ कर सकते हैं, कितनी देर वो ऑनलाइन बैठे रहते हैं। तो इससे हमें एक डेमोग्राफी का उनका डेटा मिल जाता है। देन वी हैव वेब फैक्ट्स, देन वी हैव व्यूअरशिप। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप जो है इन सब की मदद से क्या कर सकते हो, आप मेजर कर सकते हो ऑडियंस का कि हमारा ऑडियंस जो है कितने टाइम में आता है, कितना उसका एक्सपोजर है, क्या क्या चीज़ें वो देखता है। तो यहाँ से आप ऑडियंस का मेजरमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ों का जो है आपको ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप एक इंटरनेट प्रोग्राम को डेवलप कराओ। कुछ एडवांटेजेस की बात करें कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। तो एडवांटेजेस में आपका पहला यही रहेगा कि जो आप जो है टारगेट मार्केटिंग यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे जो है स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को आप टारगेट कर सकते हो विथ मिनिमम वेस्टेज, ठीक है। यानी कि आप ज़्यादा पैसा ना लगा के, बिग बजट अगर आपका नहीं है तब भी आप अपने ऑडियंस को टारगेट यहाँ पे कर सकते हो। सेकेंड इज़ मैसेज टेलरिंग, यानी कि आप जो है प्रिसाइज टारगेट करके आप अपना स्पेसिफिक जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है वो आप अपने मैसेज को, अपने एडवर्टाइजमेंट को उस तरीके से टेलर आउट कर सकते हो। द थर्ड वन इज इंटरैक्टिव कैपेबिलिटी, यानी कि जो वेब जो होता है काफ़ी इंटरैक्टिव मीडियम है। यहाँ पे कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आप जो है इसके इंटरैक्टिव कैपेबिलिटीज़ को अपने फ़ायदे के लिए आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ इन्फॉर्मेशन एक्सेस, यानी कि कस्टमर के पास जो है, जब कस्टमर आपका वेबसाइट जो है उसको विजिट करेगा, उसके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है उसका एक्सेस हो जाएगा रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसको जब देखेगा लगेगा कि भाई ये इस प्रोडक्ट के फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, कलर अच्छा है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो क्या रहेगा, आप वो जो है परचेज भी करने के उसके चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट इज सेल्स पोटेंशियल। यहाँ पे जो है क्योंकि ये एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स मीडियम है, यहाँ पे सेल्स होने का जो सेल जनरेट होने का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। हम भी जैसे ब्राउज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने अमेज़ॉन ही खोला, वहाँ पे डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हमें पसंद आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से उसको ख़रीद लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन सेल्स पोटेंशियल जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्रिएटिविटी, अगर हम बात करें तो हमारा जो एडवर्टाइज़र है वो प्रॉपर डिज़ाइनिंग करके अपने वेबसाइट को इस तरीके से सुंदर सा बनाएगा अगर, तो उससे क्या होगा कि कस्टमर जो है उसका रिपीट विजिट हो सकता है, जिससे कि जो कि कंपनी के इंटरेस्ट में ही है ना। कस्टमर अगर हमारे वेबसाइट में बार बार आए, ठीक है, अगर कोई भी आप एक सिंपल एक ऐप ही ले लो, ठीक है, अगर कोई ऐप है, ठीक है, अगर वो ऐप बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है, आप वहाँ से प्रोडक्ट ईजिली खरीद सकते हो, तो बार बार आप वहीं पे जाओगे ना। अगर फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट जो है वो फेल भी हो गया डिलीवर होना, या फिर कैंसिल हो गया, अगर आपका रिफंड जल्दी जल्दी आता है, तो आपको लगेगा यार ये वेबसाइट तो बहुत अच्छा है, मैं अब इसी को यूज़ करूँगा। तो इस तरीके से आप जो है क्रिएटिवली और बहुत ही अच्छे टेक्निकल सपोर्ट वगैरह अगर आप प्रोवाइड कराओगे तो आप देखोगे कि कस्टमर जो है बार बार आपके वेबसाइट को ही यूज़ करेंगे फॉर देयर परचेजिंग एक्टिविटीज़। और इससे अगेन आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट जो हैं वो सेल होंगे और आपको क्या मिलेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। एंड फाइनली वी हैव मार्केट पोटेंशियल, ठीक है।
मार्केट पोटेंशियल इसलिए यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा है क्योंकि कंप्यूटर जो है ऑलमोस्ट सबके घर में, लैपटॉप्स ऑलमोस्ट सबके घर में। अब लैपटॉप की भी ज़रूरत नहीं, अब आप देखोगे कि स्मार्टफोन जो है वो सबके पास है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट का जो एक्सेस है वो आजकल अभी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में तो बच्चों के पास भी इंटरनेट का एक्सेस है ना, तो यहाँ पे अगर हम एडवर्टाइजिंग की बात करें, अगर हम प्रमोशन की बात करें, इन सब के लिए जो हमारा मार्केट में जो है पोटेंशियल जो है बहुत ही ज़्यादा तरीके से इंक्रीज हो गया है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ये सारे हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग। एडवांटेजेस होगा तो कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होगा। इंटरनेट मार्केटिंग के लिमिटेशन एक बार हम देख लेते हैं। पहला लिमिटेशन यही रहेगा कि आपको मेजरमेंट में यहाँ पे दिक्कत आएगी कि आपका ऑडियंस जो है वो कहाँ पे बैठा है, क्या कर रहा है, प्लस आपका जो मैसेज है उस तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा, ये सब आपको मेजर करने में काफ़ी दिक्कतें आएगी। जो सेकंड है दैट इज़ योर ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक। अगेन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर द एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर वेब यूज़र्स। आपके वेब यूज़र जो है वो एग्जैक्टली है कौन, क्या है, क्या नेचर है उनका, कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, वो सब जो है पता करना यहाँ पे अगेन थोड़ा सा मुश्किल होगा। वेब स्नाल यानी कि यहाँ पे जो मेन कंप्लेंट रहता है दैट इज़ एसोसिएटेड वेब विथ वेब, वो ये रहता है कि टाइम जो है काफ़ी ज़्यादा लगता है इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने में। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कंपनी के वेबसाइट में जाए, अगर वो बहुत धीरे धीरे करके लोड हो रहा है, एक पिक्चर धीरे धीरे करके आ रहा है, उसका अगर बहुत स्लो अगर वेबसाइट लोड करने में होगा तो क्या होगा, हम जो है वेबसाइट छोड़ देते हैं ना, हम थोड़ी जाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे ड्रॉप आउट रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई रहता है क्योंकि नेट जो है बहुत स्लो रहता है। और कंपनी के जो वेबसाइट्स रहते हैं उसमें क्योंकि वो कभी कभार इतना ज़्यादा ग्राफिक वगैरह यूज़ करते हैं, वो जो है हैवी साइट्स हो जाते हैं, तो उनको डाउनलोड पिक्चर डाउनलोड होने में इन सब में काफ़ी टाइम लगता है अगर हमारा नेट जो है यूज़र का स्लो हो तो अगेन यहाँ पे जो है ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाता है। ये अगेन हमारे लिए एक दिक्कत है क्योंकि कस्टमर जो है वो वेबसाइट पे हमारे आया ही नहीं। नेक्स्ट इज़ क्लटर यानी कि अब क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर्स भी सभी के सभी यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट एडवर्टाइजिंग के लिए, यहाँ पे जो है एड्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा नंबर में आते हैं। तो हमारा ऐड लोग देखेंगे नहीं देखेंगे, क्या होगा नहीं होगा। ईमेल की भी अगर आप बात करो, हम देखते हैं कि हमारे इनबॉक्स में कितना सारा मेल पड़ा रहता है डिफरेंट कंपनीज का, हम वो देखते भी नहीं है ना, वो कभी कभार आधे मेल तो स्पैम में चले जाते हैं। तो इस तरीके की से ना इतना ज़्यादा क्लटर हो गया है कि कंपनी को अगेन पता नहीं लगता कि हमारा मैसेज जो है उसके स्पैम बॉक्स में गया या उसके इनबॉक्स में गया या उसने खोल के भी देखा या नहीं, क्या हुआ। बहुत ज़्यादा क्लटर है, इसलिए थोड़ा सा जो है ऐड को जो है नोटिस होने में जो है वो टाइम लगता है। फाइनली वी हैव द कॉस्ट यानी कि काफ़ी सारे एडवर्टाइज़र्स को ये लगता है कि हाई टिकट आइटम्स यानी कि हाई प्रोडक्ट, हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं, उन सब के लिए तो आप एडवर्टाइजिंग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, जैसे कि टॉफ़ी हो गया, चॉकलेट हो गया, कुछ जो लोअर प्राइस्ड आइटम्स होते हैं उसके लिए ये माना जाता है कि उसके लिए वेब अपील जो है, वेब से आप इंटरनेट मार्केटिंग करोगे वो आपको महंगा पड़ेगा। So these are all the various limitations of internet marketing। जो हमको टॉपिक पढ़ना है that is regarding ग्रीन मार्केटिंग। अगर हम ग्रीन मार्केटिंग की डेफिनेशन देखें तो इट स्टेट्स दैट ऑल एक्टिविटीज डिजाइन टू जनरेट एंड फैसिलिटेट एनी एक्सचेंजेस intended to satisfy human needs or wants such that the satisfaction of these needs and wants occur with the minimum detrimental impact on the natural environment। यानी कि हम जो है पूरा का पूरा मार्केटिंग कर रहे हैं। मार्केटिंग में होता क्या है, मार्केटिंग में हम प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना। हम ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि हमारे टारगेट ऑडियंस के नीड को सेटिस्फाई करता हुआ हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। वो प्रोडक्ट जो है एक्सचेंज होता है, हम प्रोडक्ट देते हैं कस्टमर को और रिटर्न में हमको क्या मिलता है, हमको पैसा मिलता है, ठीक है। तो हम इस तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि उनके नीड्स को सेटिस्फाई करे, बदले में हमें पैसा मिल रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जिसमें एक्सचेंज हो रहा है गुड्स का, प्लस हम इस तरीके से ये सारे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कि हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट डैमेज ना हो, उससे कम इम्पैक्ट पड़े हमारे एनवायरनमेंट को। सो दैट इज़ नोन एज ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग एक तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली टाइप का चीज़ है। यहाँ पे इसको हम एनवायरमेंटल मार्केटिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ रीजंस फॉर इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। तो ग्रीन मार्केटिंग जो है वो फर्म्स जो है
क्यों ज़्यादा यूज़ कर रही हैं? पहला उसका रीज़न ये है, दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि जो कस्टमर्स हैं बोथ इंडिविजुअल और इंडस्ट्रियल, ये वो सारे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंसर्न्ड हो रहे हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को लेकर, ठीक है। लोगों को ये लगता है कि फैक्ट्रीज़ वगैरह जो हैं उनके कारण जो है पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे जो है कंपनीज़ जो हैं इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकती हैं, और अगर इस एरिया में उन्होंने काम किया, यानी कि अगर उन्होंने ग्रीन मार्केटिंग को अडॉप्ट किया, तो कस्टमर्स जो है वो खुश रहेंगे, वो आपके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। तो इस तरीके से आपको जो है एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है ओवर अदर फर्म्स जो कि नॉन एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ों को वो यूज़ करते हैं। सेकेंड जो है दैट इज़ योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। काफ़ी सारे कंपनीज़ जो है उनको ये रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े कम्युनिटी का पार्ट है, क्योंकि इसलिए उनको एक एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल फैशन में मैनर में काम उनको करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो है वो उसको एक तरीके से अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेते हैं और एनवायरमेंटल फ्रेंडली चीज़ें वो करते हैं। जो थर्ड थिंग है दैट इज़ योर गवर्नमेंट प्रेशर। गवर्नमेंट जो होता है, गवर्नमेंट भी अगेन जो है डिफरेंट तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। वो बोलती है कि प्रोडक्शन जो है आप जब भी प्रोड्यूस करो आप ऐसा करो कि आपका जो बाय प्रोडक्ट है वो हार्मफुल ना हो। जैसे कि पानी में जो है आप सीवेज बहा देते हैं, जो बाय प्रोडक्ट्स है उसको बहा देते हैं, तो उससे क्या होता है वाटर वगैरह पोल्यूट होता है, डिफरेंट सॉइल है, सॉइल पोल्यूशन होता है। जो हार्मफुल केमिकल्स है जब एनवायरनमेंट में रिलीज़ करते हैं थ्रू वेरियस चिमनीज, तो उससे क्या होता है हमारा जो एयर है वो डिटीरियोरेट होता है। तो इस कारण जो है गवर्नमेंट ने भी डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस वगैरह लगाए हैं, तो जिसको गवर्नमेंट के प्रेशर में आके, उन सब के प्रेशर में आके उसको फॉलो करना ही पड़ता है बाय अदर कंपनीज। फिर नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव प्रेशर, यानी कि अगर हमारा कॉम्पिटिटर ही ये यूज़ करने लग जाए ग्रीन मार्केटिंग को, तो हमें भी ऑब्वियसली करना पड़ेगा, वरना हमारा प्रोडक्ट जो है वो कोई नहीं खरीदेगा। एंड फाइनली देयर इज़ ऑल्सो अ कॉस्ट एंड प्रॉफिट इश्यू। डिफरेंट फर्म्स जो होते हैं ग्रीन मार्केटिंग को यूज़ करना चाहते हैं, बट वो कॉस्ट एंड प्रॉफिट इश्यू को भी उन्हें ये देखना पड़ता है, क्योंकि व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग टू मिनिमाइज वेस्ट, यानी कि अगर आपको वेस्ट कम करना है तो आपको अपने प्रोडक्शन जो है किस तरीके से होता है उस पर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको पूरा आपको री एग्जामिन करना पड़ेगा, और आपको डिफरेंट तरीके से जो है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो कभी कभार ये कॉस्टली भी पड़ जाता है, बट कभी कभार ये ऐसा होता है कि इसको यूज़ करके आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमारी कंपनी को ध्यान रखना पड़ेगा। सो दीज आर ऑल द रीजंस फॉर इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ ग्रीन मार्केटिंग। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी एसोसिएटेड रहते हैं थोड़े से ग्रीन मार्केटिंग से। दैट इज़ फर्स्ट वन, इट कुड बी मिसलीडिंग, ठीक है। कभी कभी केसेस में जो होता है ये मिसलीडिंग होता है, यानी कि वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स इज दैट फर्म्स विच यूज़ ग्रीन मार्केटिंग मस्ट इंश्योर दैट ऑल देयर एक्टिविटीज़ आर नॉट मिसलीडिंग टू कस्टमर्स, यानी कि जो भी रेगुलेशंस है वो आप ब्रीच नहीं करोगे, जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने बना रखी हैं वो उसको आप ब्रीच नहीं करोगे। यानी कि सिंपल एक आई वॉश की तरह आप नहीं बनाओगे कि हाँ भाई हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, ऐसा नहीं। आपको एक्चुअल में आपके प्रोसेसेस में आपको वो चेंजेस लाने पड़ेंगे, और आपको प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन भी कभी कभार करना पड़ जाता है, ठीक है। बट ये जो है प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन करोगे आपके लिए बहुत ज़्यादा है कॉस्टली पड़ जाता है ये सब चीज़ें, और ज़रूरी नहीं है कि आपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया और कस्टमर एकदम से आके आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कस्टमर का जो परसेप्शन है वो भी काफ़ी टाइम जो है वो गलत हो सकता है, ठीक है। एंड फाइनली जो फ्यूचर है, फ्यूचर जो है काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। टेक्नोलॉजीज़ जो है चेंज होती रहती है। अब एनवायरनमेंट फ्रेंडली आप अगर प्रोडक्ट बनाओगे, उसमें भी आपका प्रोडक्ट कब तक लोग यूज़ करेंगे कुछ आपको पता नहीं। आगे फ्यूचर जो है एकदम अनसर्टन है, इसलिए यू हैव नो आइडिया कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि ग्रीन मार्केटिंग से एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट सोशल मार्केटिंग। तो सोशल मार्केटिंग को हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे? इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड इन द कमर्शियल सेक्टर टू द सोल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स वेयर द बॉटम लाइन इज बिहेवियरल चेंज। तो सोशल मार्केटिंग की जब भी हम बात करें, यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि हम जो है सोसाइटी के बेनिफिट के लिए यहाँ पे हम काम करेंगे, यानी कि हम जो भी अपना काम करेंगे, जो भी हमारी कंपनी काम करेगी, उससे कुछ ना कुछ सोसाइटी का भी बेनिफिट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मार्केटिंग के सारी टेक्नोलॉजीज को अप्लाई करेंगे, मार्केटिंग के सारे रूल्स हम यहाँ पे लगाएंगे, प्लस
हमारा ये उद्देश्य भी होगा कि हम जो है लोगों का, जो भी हमारा ऑडियंस है, जो भी हमारा टारगेट कस्टमर है, उनके पर्सनल लाइफ को भी हम इम्प्रूव करें और उनसे, इन लोगों से ही हमारी सोसाइटी भी बनती है, तो हम जो है सोसाइटी का भी कुछ ना कुछ भला करें। तो सोशल मार्केटिंग और जो नॉर्मल मार्केटिंग में, उसमें बस एक डिफरेंस रहता है एथिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू का, ठीक है। यहाँ पे सोशल मार्केटिंग में एथिकल वैल्यू थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो हमने मार्केटिंग में 4 पीस पढ़े थे, ठीक है। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग हमने पढ़ रखा है। कौन कौन से हैं वो? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन को। अब ये जो चीज़ें हैं ये इक्वली रेलिवेंट है सोशल मार्केटिंग में भी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सोशल मार्केटिंग जो है उसमें हम मार्केटिंग के टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, यानी कि मार्केटिंग में जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जो जो स्ट्रैटेजीज हम बनाते हैं, प्रमोशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, जो भी जिस तरीके से करते हैं वो सारी चीज़ें हम सोशल मार्केटिंग में भी करेंगे। जस्ट हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये होगा कि हमें सोसाइटी का कुछ ना कुछ भला करना है, ठीक है। तो सबसे पहला पी जो हमने पढ़ा था दैट इज आवर प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में कोई भी टैंजिबल चीज़ हो सकता है या फिर इनटैंजिबल आइडियाज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर हम सोशल मार्केटिंग की बात करें, सोशल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो यहाँ पे हमें थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च का जो रोल है वो यहाँ पे ज़्यादा होता है। वो यहाँ पे क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पे हम जो है अपने कस्टमर का परसेप्शन, कस्टमर का प्रॉब्लम, वो सबको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। कि हमारा कस्टमर को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, उसकी एक्चुअल में नीड क्या है, जिस नीड के हिसाब से हम एक प्रोडक्ट बना सकें, ऐसा प्रोडक्ट बना सके जो कि उनके नीड को सेटिस्फाई करता हो। अब यहाँ पे ये इतना रेलेवेंट क्यों है? ये रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि सोशल मार्केटिंग में हमारा मेन उद्देश्य होता है सोसाइटी का भला करना। सोसाइटी का भला तभी होगा जब उसके जो लोग हैं, सोसाइटी जो है इट इज़ मेड अप ऑफ ऑल आवर टारगेट मार्केट, जो भी हमारा टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, वो कंज्यूमर्स मिलके बनाते हैं हमारा सोसाइटी। तो अगर उन सोसाइटी में जो रह रहे लोगों को कुछ प्रॉब्लम है तो वो खुश नहीं रह पाएगी ऐसी सोसाइटी। तो हमें उनके प्रॉब्लम्स को देखना है, उनके नीड्स को देखना है, क्या कुछ ऐसी कमी है उनके लाइफ में जिसको हम कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना के पूरा कर सकते हैं। तो इन सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव तरीके से रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हम जो है इस तरीके का प्रोडक्ट बनाए कि हमारा कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो। जो सेकंड पी हमने पढ़ा था दैट इज रिलेटेड टू प्राइस, ठीक है। तो प्राइसिंग में आपको बस कॉस्ट और बेनिफिट, ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा ही महंगा बना दिया, ओवर प्राइस्ड बना दिया, अब ऐसा तो बनाया आपने प्रोडक्ट की कस्टमर के नीड को फुलफिल करता हो, बट वो महंगा है, तो महंगा होगा तो क्या होगा, वो जो है उसका बेनिफिट कस्टमर जो है वो कम परसीव करेगा। कस्टमर को लगेगा, उसका दिमाग बस उसके प्राइस में ही रहेगा, ठीक है। तो आपको जो है कॉस्ट और बेनिफिट इस तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसको बैलेंस आउट करके आपको चलना है कि कस्टमर को इस तरीके से परसीव हो कि उससे बेनिफिट उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो इससे हमारा क्या फ़ायदा है कि हमारा प्रोडक्ट जो है उसके ट्रायल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसके अडॉप्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, यानी कि कस्टमर जो है हमारे प्रोडक्ट को एक्चुअल में ट्राई करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट और बेनिफिट का बैलेंस बना के रखना चलना पड़ेगा। जो थर्ड पी हमने पढ़ा था दैट इज अवर प्लेस। प्लेस तो सिंपली ये है कि हम किस तरीके से कस्टमर तक रीच आउट करते हैं, कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से पहुंचाएंगे, किस तरीके से उसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। जैसे अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक का है तो हम क्या, किस तरीके से अपना शोरूम में सेल्समैन वगैरह लगा के किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ठीक है, उनके घर जाके डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, किस तरीके से क्या हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी अपनाते हैं प्रोडक्ट को जस्ट कस्टमर तक पहुँचाने के लिए, वो इसमें आता है। जो लास्ट भी हमने पढ़ा था दैट इज रिलेटेड टू प्रमोशन, ठीक है। प्रमोशन से क्या मिलता है, हमारे कंपनी को एक विजिबिलिटी मिलता है, ठीक है। विजिबिलिटी यानी कि वो कस्टमर को पता लगता है, कस्टमर अवेयर होता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। और यहाँ पे मेन हमारा जो मेन फोकस रहता है, द मेन फोकस इज ऑन क्रिएटिंग एंड सस्टेनिंग डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है, कि हमारे प्रोडक्ट का डिमांड जो है कंसिस्टेंटली चलता रहे। कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, हमें प्रमोशन करना पड़ता है, पर्सनल सेलिंग करना पड़ता है। तो इस तरीके के डिफरेंट चीज़ें हमें करने पड़ते हैं ताकि हम जो है कस्टमर का अटेंशन ग्रैब कर सके और जो उसका डिमांड है, डिमांड के लेवल को हम सस्टेन करके रख। मार्केटिंग के 4 पीस को हमने देख लिया, दैट वाज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इसके अलावा अगर हम सोशल मार्केटिंग की बात करें, देयर आर 3 एडिशनल पीस। वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज पब्लिक, सेकंड इज पार्टनरशिप एंड द थर्ड वन इज पॉलिसी, ठीक है। तो एक एक करके हम शॉर्ट में एक बार देख लेते हैं ये सब है क्या।
सबसे पहले अगर हम देखें पब्लिक्स को, पब्लिक्स में जो होता है इट रिवर्स टू बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ग्रुप, यानी कि सोशल मार्केटिंग में डिफरेंट तरीके के मार्केटिंग प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल ग्रुप और इंटरनल ग्रुप जो होता है, यानी कि ये दोनों ग्रुप्स जो होता है दे मेक अप द पब्लिक्स। अगर हम एक्सटर्नल ग्रुप की बात करें, एक्सटर्नल ग्रुप में क्या क्या आता है, हमारा जो टारगेट ऑडियंस है जिसके लिए हम प्रोडक्ट को एक्चुअली बना रहे हैं वो सब इसमें आता है। जो सेकेंडरी ऑडियंस है, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, गेट कीपर्स है, ये सारा जो है हमारे एक्सटर्नल ग्रुप में आते हैं। अगर हम इंटरनल ग्रुप की बात करें तो इंटरनल ग्रुप में वो लोग आते हैं जो कि आइदर अप्रूवल और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, यानी कि ऐसे लोग जो कि इस प्रोग्राम को, जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं मार्केटिंग का, उसमें जो एक्चुअल लोग इन्वॉल्व्ड हैं, जो कि इन प्रोग्राम्स को अप्रूव कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं, वो सारा हमारा इंटरनल ऑडियंस में आता है, यानी कि जो हमारे कंपनी के जो इंटरनल लोग हैं वो सब इसमें आता है, ठीक है। सो दीज आर द पब्लिक्स। सेकेंड पी की हम बात करें तो दैट विल बी योर पार्टनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंपनी जो है अकेले वो सोशल हमारे जो सोसाइटी है, सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को हमारा कंपनी अकेले नहीं सॉल्व कर सकता। हम छोटा सा अपना एक एफर्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको एक लार्ज इम्पैक्ट करना है तो आपको पार्टनरशिप करना पड़ेगा। यहाँ पे पार्टनरशिप आप किसके साथ करोगे, जो ऑलरेडी एजेंसीज़ हैं, ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशंस है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे होते हैं जो कि कम्युनिटी वर्क करते हैं, एनजीओज करते हैं। तो आप इन सब के साथ क्या कर सकते हो, आप इन सब के साथ पार्टनरशिप बना सकते हो, ताकि आप टुगेदर इनके साथ टीम अप करके जो है आप सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ। जो थर्ड पी है वो हमारा है पॉलिसी का। पॉलिसी जो है डिफरेंट तरीके के प्रोग्राम्स हम बनाते हैं सोशल मार्केटिंग में। अब उन सब से जो इंडिविजुअल बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, जो सोसाइटी में जो चेंजेस आते हैं, वो बहुत ही माइनर तरीके के चेंज होते हैं और डिफ़िकल्ट होता है उन सबको सस्टेन करना। कभी कभार ये सब एकदम वन टाइम एक्टिविटी टाइप होता है, ठीक है। तो इसको अगर आपको सस्टेन करके रखना है, आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म सोसाइटी में कोई फ़ायदा हो, तो आपको इसके लिए पॉलिसी चेंजेस लाना पड़ेगा, यानी कि आपकी जो पॉलिसीज़ हैं उसमें आपको चेंजेस लाना पड़ेगा, ताकि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो हमारे सोशल मार्केटिंग प्रोग्राम का, ठीक है। तो जो 4 पीज ऑफ मार्केटिंग है, उसके अलावा हमारे पास 3 अलग और पीज आते हैं जो कि सोशल मार्केटिंग से रिलेटेड है। दे आर पब्लिक्स, पार्टनरशिप एज वेल एज पॉलिसी। तो अब सोशल मार्केटिंग के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज रूरल मार्केटिंग। तो रूरल मार्केटिंग जो है, इसका इम्पोर्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है, इसलिए क्योंकि देयर इज़ राइजिंग परचेजिंग पावर ऑफ रूरल इंडिया। तो रूरल इंडिया के लिए फोकस्ड होकर जो प्रमोशन एक्टिविटीज़ आपको कम देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जो है ये धीरे धीरे ये जो एरिया है ये राइज अप हो रहा है, और ये जो एरिया है डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे कंपनी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल मार्केटिंग इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे रूरल इंडिया का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। वो भी अब जो नॉर्मल चीज़ें हैं, जो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, उन सबको वो लोग भी अफोर्ड कर पाते हैं। सेकंड है डिफरेंशियल मार्केटिंग एफर्ट, यानी कि हमें जो है हमारी कंपनी को जो है डिफरेंशियल मार्केटिंग एफर्ट यहाँ पे लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर हमें फोकस, हमारी कंपनी को अगर रूरल मार्केटिंग पे फोकस करना पड़ेगा तो हमें बहुत डिफरेंट तरीके के मार्केटिंग चैलेंजेस हैं यहाँ पे। चैलेंजेस यहाँ पे इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो लोग है वो डिफरेंट है, उनका रहन सहन का तरीका, लाइफस्टाइल एकदम अलग है। आप रूरल और अर्बन का लाइफस्टाइल देखो, काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क रहता है, ठीक है उसमें। तो यहाँ पे जो है मार्केटर्स के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है उन डिफरेंसेस को देखना। उनके लैंग्वेज डिफरेंसेस होते हैं, लाइफस्टाइल डिफरेंसेस होते हैं, उनके तौर तरीके अलग होते हैं, जो उनके नीड्स होते हैं वो अर्बन पॉपुलेशन की तरह चीज़ें डिमांड नहीं करते। उनका जो डिमांड होता है वो डिफरेंट तरीके का होता है। तो उन डिमांडों को समझना, ये सब बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है हमारे मार्केटर्स के लिए, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है। रूरल का जो है डेवलपमेंट जो है हमारी गवर्नमेंट करी जा रही है, यानी कि आप डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स आते हैं, आप डिफरेंट तरीके के इन प्लान आउटलेज में देखो, बहुत मैसिव अमाउंट, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट जो है रूरल डेवलपमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट भी एलोकेट करती है, ठीक है। ये सारे रिसोर्सेज जो है, सारे पैसा जो है किसके लिए वो लगाते हैं, नेटवर्क, रोड के नेटवर्क को प्रॉपर बनाने के लिए, कम्युनिकेशन प्रॉपर बनाने के लिए, जो रूरल एरियाज़ हैं उनको पावर, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब फैसिलिटीज़ को अवेल कराने के लिए हमारी गवर्नमेंट भी जो है रूरल
एरिया को वहाँ को डेवलप कर रही है। तो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी तो है, क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो भी रूरल इंडिया में आता है, जो कि एक तरीके से अनटैप्ड है। ठीक है, तो इन सब के लिए जो है मार्केटर को बहुत ही ज़्यादा एक चुनौती है ये भी। ठीक है, यहाँ इसके लिए आपको डिफरेंशियल मार्केटिंग एफर्ट जो है वो लगाना पड़ेगा। अगर हम नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करें दैट इज़ इन्वॉल्व्ड इन रूरल मार्केटिंग, उसमें मेनली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस रहता है। ठीक है, रूरल मार्केटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन रहते हैं वो उसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जैसे कि एग्री बिजनेस प्रोडक्ट्स हो गया, जिसमें कि डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं रूरल एरियाज़ में मेनली सेल होता है। ठीक है, इसके अलावा गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि दे आर क्रिएटेड विद इन द विलेज एज अ पार्ट ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी, यानी कि वो जो सारी चीज़ें वहीं पे प्रोड्यूस होती हैं और कंज्यूम भी वहीं पे ही होती हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेल्फ सस्टेन्ड सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी। ठीक है, तो डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि जो लोग घर पे ही बनाते हैं, जैसे पॉट्स हो गए, अर्दनवेयर मिट्टी वगैरह के जो पॉट्स होते हैं, जो लोकल जो पैन्स बनते हैं, लोकल कारपेंट्री होती है, लोकल टेलरिंग होती है, हेयर ड्रेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है वहीं पे बनती हैं और वहीं पे ही कंज्यूम भी हो जाती हैं। इसके अलावा रूरल मार्केटिंग में जो है इट ऑल्सो इन्वॉल्व सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स दैट आर मेड बाय ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री। ठीक है, बोथ अर्बन और रूरल सेक्टर में जो भी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री से जो भी गुड्स बनता है उसका भी सेल और कंजम्पशन दोनों होता है। तो दीज आर द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जो कि मेनली रूरल मार्केटिंग में आपको देखने को अगर हम मार्केटिंग व्यू पॉइंट से देखें तो मार्केटर्स के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है रूरल मार्केटिंग के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाना। डिफरेंट तरीके की चीज़ें होते हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है, डिफरेंट तरीके के चैलेंजेस उनके सामने आते हैं। पहला चैलेंज मेनली ये रहता है कि उन लोगों को समझना, गेटिंग टू नो योर रूरल कंज्यूमर, जो भी हमारा टारगेट ऑडियंस यहाँ पे अब रहेगा रूरल कंज्यूमर। ठीक है, तो यहाँ पे इन रूरल कंज्यूमर्स को समझना, इनको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है अर्बन कस्टमर से डिफरेंट है, काफ़ी डिफरेंट है, क्योंकि इनका लाइफस्टाइल अलग है, इनके लैंग्वेजेस अलग है, जो अवेयरनेस लेवल एक रहता है रिगार्डिंग वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, वो अवेयरनेस लेवल यहाँ पे कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहता है। तो आपको यहाँ पे प्रमोशन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि आप उन लोगों को अवेयर करा सको कि भाई इस तरीके का प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। ठीक है, और उन्हीं के लैंग्वेज में आपको उनको समझाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा एक बहुत बड़ा आपके पास चैलेंज आता है रिमोट एरियाज़ का। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिमोट होते हैं। ठीक है, तो उन एरियाज़ में भी जाके आप किस तरीके से एडवर्टाइजिंग करोगे, अपना प्रमोशन करोगे, वो सारा एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है हमारे मार्केट। सेकेंड है एक्सेसिंग द रूरल कस्टमर्स, द डिस्ट्रीब्यूशन डायनामिक्स, यानी कि आप किस तरीके से उन कस्टमर्स तक अपना सामान जो है पहुंचाओगे, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रूरल में काफ़ी जगह ऐसे रोड्स होते हैं, ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे आप पहुँच भी नहीं पाते। ठीक है, तो वहाँ तक हर विलेज को आपको कवर करना पड़ता है। ये सब जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन चैलेंज की तरह आपके सामने आता है। थर्ड वन इज़ प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग चॉइसेस। यहाँ पे जो होता है प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग भी आपको ध्यान से करना पड़ेगा। प्रोडक्ट इस तरीके का होना चाहिए कि कस्टमर का डिमांड पूरा करता हो, कस्टमर का कोई नीड जो है उसको पूरा करता हो, और जो लोग हैं वहाँ पे उनका जो इनकम है वो भी थोड़ा सा लिमिटेड रहता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको प्राइसिंग भी करना पड़ेगा कि वो लोग जो हैं उसको एक्चुअल में ख़रीद पाएँ जल्दी से। फोर्थ वन इज़ प्रमोशन इन रूरल एरियाज़। प्रमोशन इन रूरल एरियाज़ भी जो है ये भी थोड़ा सा अलग तरीके से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यहाँ पे कम लोगों के घर पे रहता है, टीवी वगैरह हो गया, टीवी का एक्सेस आज भी काफ़ी लोगों के घर नहीं है अगर हम रूरल इंडिया की बात करें। खैर डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड आउट कर रही है, बहुत सारा रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने लगाया है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है पहले से काफ़ी, बट स्टिल काफ़ी ऐसे एरियाज़ हैं वो स्टिल उनके पास जो है टीवी वगैरह का, इंटरनेट वगैरह का एक्सेस नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या करोगे, ऐसे के लिए आप जो है मीडिया व्हीकल्स वगैरह यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट तरीके का प्रिंट जो है प्रिंट मीडिया यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट तरीके का आपको प्रमोशन के लिए दिमाग आपका लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन भी लिमिटेड रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आप
आपके प्रोडक्ट के बारे में इनको पता हो, ठीक है। इनको जो है अवेयरनेस आपको दिलाना है, तो आपको प्रमोशन भी इस तरीके से करना पड़ेगा। तो ये है कुछ चैलेंजेस जो हमारे मार्केटर को आता है जब वो रूरल मार्केटिंग करने जाता है। तो इसी के साथ हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 19, जो कि है इमर्जिंग इश्यूज इन मार्केटिंग, ठीक है। डिफरेंट तरीके के मार्केटिंग में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं, बट ये टॉपिक्स हमने कहीं पे कवर अप नहीं किया, ठीक है, जो कि थे रिलेशनशिप मार्केटिंग। सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने रिलेशनशिप मार्केटिंग देखा कि वो होता क्या है, ठीक है। फिर हमने देखा कि मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज हैं उसको, उसके डिफरेंट कैटेगरीज क्या है, मार्केटिंग के क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम लगा सकते हैं फॉर मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। फिर इंटरनेट मार्केटिंग, क्योंकि इंटरनेट जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है, स्मार्टफोन अब सबके पास है, तो यहाँ पे इंटरनेट मार्केटिंग भी जो है उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप दिखता है हमारे मार्केटर को। उसका मीनिंग देखा, फीचर्स देखा, डिफरेंट तरीके के हम इंटरनेट प्रोग्राम्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है इंटरनेट मार्केटिंग का, ये सब हमने पढ़ा। देन हमने पढ़ा ग्रीन मार्केटिंग के बारे में कि ग्रीन मार्केटिंग जो है वो होता क्या है, ठीक है। हम मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इस तरीके से करें कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है, या फिर कम से कम पड़े, ठीक है। फिर हमने सोशल मार्केटिंग में पढ़ा कि हम जो है सारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़, सारे मार्केटिंग टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करेंगे, प्लस हम सोसाइटी का बेनिफिट, जिस सोसाइटी में रह के हम काम कर रहे हैं, जिस सोसाइटी में हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम किसी टारगेट ऑडियंस के लिए बना रहे हैं, वो टारगेट ऑडियंस भी एक सोसाइटी का हिस्सा है। तो हमें सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए भी कुछ चीज़ें करनी चाहिए, पॉलिसी चेंजेस करने चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज़ करने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा कि सोशल मार्केटिंग मेनली होता क्या है। फाइनली हमने रूरल मार्केटिंग के बारे में पढ़ा कि रूरल मार्केटिंग जो है उसका इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों उसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस के बारे में हमने देखा कि रूरल इंडिया में किस तरीके का ट्रांजैक्शंस होता है। एंड फाइनली जो मार्केटर है, अगर हम मार्केटर के व्यू पॉइंट से देखें तो मार्केटर के पास किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं, ये भी हमने देखा। काफ़ी इजी चैप्टर था ये, इमर्जिंग इश्यूज इन मार्केटिंग। आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.